हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं हरियाणा जीके के बारे में। ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, चाहे फिर आप एस्टेट के किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे फिर आप HSSC CET का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी हरियाणा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगी। इस क्लास में मैं कंप्लीट एक टॉपिक लेकर चलूँगी, चाहे वो हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे हरियाणा की पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे हरियाणा के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे हरियाणा की ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। किसी भी टॉपिक से अगर ये हमारा ये किसी भी उससे रिलेटेड टॉपिक है तो उसके बारे में कंप्लीट हमारी वीडियो रहने वाली है। चाहे वो भी टॉपिक हमारा 1 घंटे में ख़त्म हो जाए, चाहे वो टॉपिक हमारा 2 घंटे में ख़त्म हो, चाहे वो टॉपिक हमारा 3 घंटे में ख़त्म हो। ठीक है ना। कुछ क्लासेस आपकी छोटी क्लासेस रहेंगी और कुछ क्लासेस आपकी बड़ी क्लास भी रहने वाली है, ताकि आपके हरियाणा जीके का जो सिलेबस है वो टाइम पर ख़त्म किया जा सके। और मेरा हरियाणा जीके को कराने का तरीका बाकियों से अलग रहेगा। मैं एक एक टॉपिक लेकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं उसी टॉपिक को पूरे उसमें मर्ज करके आपको पढ़ाने वाली हूँ। आपको एक वीडियो में बहुत सारे टॉपिक आपके कवर करा दूँगी। ठीक है, इससे आपका भी टाइम बचेगा और आपको चीज़ें समझ में भी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि उस समय हम क्या करेंगे, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। और अगर आपको हमारे चैनल पर एस्टेट की प्रिपरेशन करनी है तो CDP मैं पहले से करा रही हूँ। CDP की मैंने 6 से 7 क्लासेस करा दी हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वो प्लेलिस्ट आपको एस्टेट 2025 CDP के नाम से देखने को मिलेगी। ये प्लेलिस्ट मैं बना दूँगी हरियाणा जीके 2025 के नाम से, तो आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हम क्लासेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर मैं बात कर लेती हूँ हरियाणा जीके की, यहाँ पर ये पहले मेंशन किया गया है हरियाणा का, मतलब मैंने इस टॉपिक में हरियाणा के बारे में जानकारी लिखी है कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ, आज हरियाणा का एरिया कितना है, और हरियाणा जो था वो कैसे फॉर्म हुआ, हरियाणा की उत्पत्ति कैसे हुई है, आज हरियाणा जो है क्या वो आज का हरियाणा जो है इससे पहले कैसा था, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड में कैसा था, किसने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई, 1857 में हरियाणा किसका प्रांत था, 1858 में उसे किसका हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांगें कब उठी, तो इन सब के ऊपर हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो अगर मैं हरियाणा के एरिया की बात करती हूँ तो हरियाणा का एरिया जो है आप सभी को पता है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसके बारे में आप सबने बहुत अच्छे से जाना भी है, बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो क्या हरियाणा के एरिया की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके एरिया के बारे में हम जानते हैं। तो हरियाणा का एरिया अगर मैं बात करती हूँ तो कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से जान लेना है कितना है हरियाणा का एरिया, 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर मील्स में पूछा जाता है तो 170 माइल्स है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही हो जाता है हरियाणा का एरिया कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, एरिया में अगर हरियाणा के स्थान की बात करते हैं तो 20वां स्थान है हरियाणा का। तो हरियाणा का कौन सा स्थान है इसमें, 20वां स्थान है, 20वें स्थान की बात कही गई है। पहले हमारे हरियाणा का स्थान 21वां था, लेकिन आज हमारे हरियाणा का स्थान कौन सा है, 20वां है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बाद में बहुत सारी जो 2 स्टेट्स अलग से बनी, यूटी को अलग कर दिया गया था, है ना, 2 यूटी अलग हो गई थी, मतलब नई स्टेट्स और यूटी को फॉर्म किया गया था। तो उसके बाद हरियाणा का स्थान कौन सा हो गया, 20वां हो गया। अगर आज की प्रेजेंट डेट में टोटल स्टेट्स पूछी जाती हैं तो हमारी स्टेट्स कितनी है, 28 स्टेट्स हैं। अगर मैं हरियाणा की बात कर लेती हूँ तो देखो मैंने ना इसको ऐसे फॉर्म करके भी लिखा है ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो, मैं एक पिक्चर की तरह आपको बनाकर समझा सकूं और आपके माइंड में भी उन चीज़ों की पिक्चर बनती जाए, है ना। हरियाणा जो है अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरी के साथ में सीमा साझा करता है। हरियाणा स्टेट जो है ना इस तरीके से भीतर की तरफ है, यहाँ अंदर की तरफ हरियाणा स्टेट दिखेगी और इधर पंजाब दिल्ली ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको यहाँ राजस्थान और इधर की तरफ ये स्टेट्स देखने को मिलेंगी, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार आपको अलग अलग स्टेट्स देखने को मिलेगी। तो आपको भी पता है हरियाणा जो है वो बाहर किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये अंदर ही अंदर दूसरी स्टेट्स के साथ में सीमा साझा करता है, बाहर किसी अन्य देश के साथ में सीमा नहीं बनाता है। ठीक है ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि हरियाणा जो है क्या वो बाहर किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हरियाणा क्या है, हमारी एक लैंड लॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है हमारी हरियाणा, लैंड लॉक कंट्री। अब आप पूछेंगे कि लैंड लॉक कंट्री क्या होता है,
तो मैं बता देती हूँ, लैंड लॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि जो बाहर किसी अन्य देश के साथ में सीमा साझा नहीं करती है, इसके साथ साथ बाहर किसी जैसे समुद्री सीमा होती है उसके साथ में भी वो जो है स्टेट सीमा नहीं बना रही है, उसके बाहर कोई समुद्र, सागर, महासागर, कोई भी दूसरा देश अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है। आ गया इतना समझ में? तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। आ गया इतना समझ? बल्कि हरियाणा की 2 प्रमुख नदियां ही सीमा बनाने का काम करती हैं। अब हरियाणा की जो सीमा बनाती है वो कौन बना रही है? हरियाणा की 2 नदियां जो हैं वो हरियाणा की सीमा डिसाइड करती हैं। आपको पता होना चाहिए, इस तरफ हरियाणा की क्या लगती है, ये इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरफ हरियाणा की यमुना नदी जो है वो सीमा साझा कर रही है और इस तरफ हरियाणा को घग्गर नदी डिवाइड करती है और बीच में क्या रहता है? हमारे हरियाणा रहता है। ठीक है, तो हरियाणा जो है वो क्या है? 2 नदियों के बीच में स्थित है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी और यमुना नदी। वैसे अगर माना जाए तो घग्गर जो है ना, घग्गर नदी जो है वो केवल आज नाम की रह गई है। पहले इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। सरस्वती नदी वैदिक पीरियड की सबसे पवित्र नदी मानी गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? तो यमुना नदी, घग्गर नदी। घग्गर क्या थी? घग्गर वही आज की पहली सरस्वती नदी और आज की यमुना जो है, इन दोनों नदियों के बीच में क्या स्थित है? हमारा हरियाणा स्थित है। हरियाणा का एरिया पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगर माइल्स में पूछता है तो 170 माइल्स क्या है? हरियाणा का एरिया है। हरियाणा का एरिया में कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। पहले 21वां था, आज कौन सा है? 20वां है। ठीक है, जनसंख्या में हरियाणा का 18वां स्थान है। हरियाणा के एरिया की बात की जाएगी तो कितना है हमारा एरिया? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद ये देखो, मैंने इसको ऐसे रिवर की फॉर्म में भी लिखा है, जैसे यहाँ पर यमुना नदी है और इधर क्या है? ये घग्गर नदी है। 1 सेकेंड, स्केच ले लेते हैं हम। इधर क्या है? ये यमुना नदी है और इधर ये क्या है? आपके घग्गर नदी है। अब यमुना नदी जो थी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। यमुना नदी से ही नहर निकाली गई है जिसे नाम दिया गया है यमुना नहर, यानी कि इधर वाली क्या हो जाती है? पूर्वी यमुना नहर, और जो हमारे हरियाणा में है उससे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? पश्चिमी यमुना नहर, जो किससे निकाली गई है? यमुना नदी पर एक बैराज बनाकर निकाली गई है जिसे हथनी कुंड बैराज के नाम से हम जानते हैं। वो सारा ज्योग्राफी में मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं हरियाणा का आपको परिचय दे रही हूँ। इसके बाद हरियाणा की फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। हरियाणा की यमुनानगर से एंट्री, मतलब यमुना नदी की एंट्री कहाँ से होती है? हरियाणा के यमुनानगर शहर से होती है। इसे यम की पुत्री भी कहा जाता है। ये जो यमुना नहर है, यमुना नदी है, सॉरी यमुना नदी जो है, इसका पहले हम कितना % पानी यूज़ करते थे? पहले हरियाणा अकेला केवल इसका टोटल 70% पार्ट यूज़ करता था, लेकिन बाद में इसका एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत पंजाब और यूपी को भी इसका पानी दिया जाता है और ये पानी जो है हमारे पास अब कितना रह जाता है? टोटल 47, मैंने लिखा था यहाँ पे 47% रह जाता है। तो आज जो हम इसका पानी कितना यूज़ कर रहे हैं? ओनली 47% पानी आज हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हम इसका 70% पानी क्या कर रहे थे? यूज़ कर रहे थे। ठीक है, आगे इतना समझ में? आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको अभी समझाई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये क्लास हमारी थोड़ी लेंथी रहेगी तो इसको आप ध्यान से सुनना। ठीक है, पेशेंस बना के रखना, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। इसके बाद मैं अगर बात करती हूँ नेचुरल बाउंड्रीज़ की, जैसे हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो उसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि कुछ भी आ जाए उसमें से हमारा रहे ना। अब देखो मैं आपको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा रही हूँ, जैसे हरियाणा को पहले मैंने आपको बताया लैंड लॉक कंट्री के बारे में, है ना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैं आपको किसके बारे में बता रही हूँ? हरियाणा की। फिर मैंने क्या बताया? हरियाणा 2 नदियों के बीच में स्थित है। फिर मैंने आपको क्या बताया? हरियाणा में 2 माउंटेन रेंजेस हैं, ऊपर क्या है? शिवालिक है, नीचे क्या है? अरावली है, बीच में क्या पड़ता है? आपका हरियाणा पड़ता है। ऊपर का मतलब क्या है? जहाँ पर आपका पंचकुला वाला हिस्सा है, जहाँ आपका यमुनानगर का हिस्सा है, जहाँ आपका अम्बाला का हिस्सा है, तो ये जो ऊपर के हिस्से हैं यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी? शिवालिक रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपसे नई रेंज की बात की जाए तो नई रेंज कौन सी? आपकी शिवालिक रेंज है और ये कितने % है? 1.69% है। ठीक है, आ गया समझ में? तो हरियाणा में शिवालिक रेंज की अगर मैं बात करती हूँ तो ये ऊपर क्या है आपके, जैसे हरियाणा जो है वो ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश से भी सीमा साझा कर रहा है और उत्तराखंड से भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, और इधर की तरफ राजस्थान के साथ टच हो रहा है, ऊपर पंजाब से टच हो रहा है ना, और इधर की तरफ यूपी से टच हो रहा है। तो इस प्रकार हरियाणा जो है बाहर 5 राज्यों के साथ में क्या कर रहा है? सीमा साझा कर रहा है। अब ये शिवालिक आपसे पूछा जा सकता है कि कितने % यहाँ पर शिवालिक रेंज है, तो आप क्या कहेंगे? 1.69% क्या है यहाँ पर शिवालिक है।
शिवालिक की अगर सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करती हूँ तो वो कौन सी है, करोह है। ठीक है, तो करोह जो है वो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है। तो 1.69% शिवालिक रेंज है। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी क्या है, करोह है। यहीं पर आपको करोह के नीचे क्या देखने को मिलेगी, टिक्कर ताल देखने को मिलेगी। जब आप यहाँ पर कभी गए होंगे तो आपने इसके बारे में देखा होगा, सुना होगा। यहाँ पर मैंने लिखा यूपी के साथ हमारे 7 जिले सीमा साझा करते हैं। नीचे की तरफ मैंने कहा था कौन सी रेंज पड़ती है, अरावली रेंज है, जो कितनी है 3.09% है। ठीक है, ये क्या है हमारी। और अगर हम अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो इसकी जो हिल्स है वो कौन सी है, ढोसी हिल्स है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो महर्षि च्यवन थे उन्होंने बहुत 7000 साल तपस्या की थी, वो 7000 साल तक जीवित रहे थे। और जो आज आप च्यवनप्राश का नाम सुनते हैं वो भी महर्षि च्यवन के नाम पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ढोसी हिल्स है। अगर आपसे पूछा जाए शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप क्या कहेंगे, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करोह है। 1.69% एरिया शिवालिक कवर कर रखा है और 3.09% एरिया किसने कवर किया है, अरावली ने कवर किया। अरावली बहुत पुरानी हिल्स है, यहाँ छुटपुट छुटपुट ऐसे टुकड़ों में बटी हुई हैं, क्योंकि पुरानी है तो पुरानी रेंज है तो टूट टूट कर इसमें डिवाइड हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई है। आगे इतना समझ में, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा जो है वो किसके साथ बनाता है, हरियाणा राजस्थान के साथ साझा करता है 1262 किलोमीटर की। और सबसे कम सीमा की बात की जाए तो उत्तराखंड के साथ में केवल 11 किलोमीटर की सीमा जो है वो हरियाणा क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। आई होप यहाँ तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे जितने मैंने आपको बताए हैं। एक बार मैं रिवाइज करा दूँ, साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे और हमें याद भी होता जाएगा। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया एरिया 44,212 किलोमीटर, ठीक है, 20वां स्थान। इसके बाद मैंने आपको बताया दो क्या है, लैंड ऑफ कंट्री के बारे में बताया, किसी बाहर किसी के साथ नहीं लगता। लैंड ऑफ कंट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो लैंड ऑफ कंट्री में मतलब इसके बाद मैंने आपको नदियों के बारे में बताया, 2 नदियों के साथ क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया 2 क्या है, माउंटेन रेंजेस के साथ में क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। मतलब 2 माउंटेन रेंजेस लगती हैं, एक ऊपर शिवालिक है, नीचे क्या है, अरावली है। शिवालिक की बात करेंगे तो 1.69% है और अगर अरावली की बात करते हैं तो 3.09% है। आगे इतना समझ में, यही मैंने आपको भी बताया है। अब मैं बात करूँगी कि हरियाणा जो है ये बना कैसे है, क्योंकि हरियाणा बनने कैसे बना ये मैं आपको शुरू में भी पढ़ा सकती थी, बट मेरा जो मोटिव था आपका एक इमेज तैयार करना था हरियाणा की आपके दिमाग में कि हमारा हरियाणा कैसा है, किस किस चीज़ से घिरा हुआ है, क्या एरिया है, कितने % क्या क्या पाया गया है, कौन सी नदियाँ लगती हैं, कौन सी स्टेट सीमा साझा कर रही है। तो पहले आपके माइंड में मैंने एक इमेज बना दिया है हरियाणा की, इस तरीके से हमारा हरियाणा है। अब हम अगर हरियाणा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा कैसे बना है, तो अब हमें क्या होगा, और ज़्यादा आसानी होगी उन चीज़ों को जानने में। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ हरियाणा प्लस यूपी, अगर हरियाणा प्लस यूपी की बात करें तो ये क्या है, यूनाइटेड प्रोविजंस था, यानी कि औरंगजेब के समय ये किस में आता था, हरियाणा और यूपी एक साथ थे, जिसे क्या कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविजन के नाम से जाना जाता था। और ये कब की बात है, औरंगजेब के समय की बात है। ठीक है, पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, यूपी का हिस्सा था। 1857 की क्रांति तक हरियाणा जो है किसका हिस्सा रहता है, यूपी का हिस्सा रहता है। लेकिन जैसे ही हरियाणा में 1857 की क्रांति होती है तो हरियाणा को तोड़कर यहाँ से अलग कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होनी थी, यूपी से नहीं हरियाणा से शुरू होनी थी। लेकिन ये कुछ मतलब जो चुगलखोर लोग होते हैं जो जाकर पहले सूचना दे देते हैं, उनकी वजह से यहाँ पर होने से रह गई। और इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है, मेरठ के, यूपी के मेरठ से होती है। वैसे तो हरियाणा यूपी का ही पार्ट था, लेकिन उस समय हरियाणा के अम्बाला से इसकी शुरुआत होनी थी, तो ये रह गई। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ 1857 की क्रांति कहाँ से होनी थी, हरियाणा से होनी थी, पर यूपी से स्टार्ट हुई। तभी हरियाणा को किससे 1858 में यूपी से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और किस में शामिल कर दिया गया, इसको पंजाब में शामिल कर दिया गया। तो देखो यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के समय हरियाणा जो है वो किसका हिस्सा था, है ना। तो जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो बिल्कुल भी टिक नहीं कर पाएगा, तो सीधा पंजाब कर देगा, है ना। तो 1857 की क्रांति से पहले या क्रांति के समय हरियाणा यूपी का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही 1858 आता है तो 1858 में हरियाणा को यूपी से हटाकर कहाँ पर शामिल कर दिया जाता है, पंजाब में शामिल कर दिया जाता है। आ गया इतना समझ में, क्योंकि ऐसे सारी खिचड़ी जानना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना जरूरी है वो सारे मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, तो हरियाणा को किसमें शामिल कर दिया गया, पंजाब में शामिल कर दिया गया।
अब अगर मैं बात कर लेती हूँ 1925 की, यानी कि इसके बाद हरियाणा में कहाँ पर हलचल हुई कि लोग मांग उठाने लगे कि हरियाणा को किससे अलग कर दिया जाए, पंजाब से अलग कर दिया जाए, हरियाणा को अलग स्टेट बना दिया जाए, हरियाणा को दिल्ली में मिला दिया जाए। तो इस तरीके की बातें कौन से ईयर से उठना शुरू हो गई थी? अभी 1858 से लेकर 1925 तक तो जो मामला है वो थोड़ा शांत रहेगा, ठीक है। अब बात उठने लगेगी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की। तो अगर बात करते हैं 1925 के आसपास मुस्लिम लीग की बैठक में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। तो ये मांग किसके द्वारा उठाई गई? ये मांग दिल्ली में मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी और वहाँ पर मांग उठाई गई थी कि पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो हैं, इन्होंने क्या कहा कि जो मतलब हरियाणा है उसको पंजाब से अलग कर दिया जाए और किस में मिला दिया जाए? दिल्ली में मिला दिया जाए। इसके बाद 1925 के बाद 1932 में क्या होता है? देशबंधु गुप्त के द्वारा क्या किया गया? हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही गई। देशबंधु गुप्त जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? पानीपत के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि देशबंधु गुप्त कहाँ से बिलोंग करते थे, तो आप क्या कहेंगे? हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते थे। 1932 में इनके द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई। इस समय देश पर किसका बोलबाला था? गांधी का बोलबाला था, आपको पता है। 1932-30 के आसपास सभी नवज्ञ आंदोलन, ये सारे आंदोलन बहुत जोरों शोरों पर थे। तो इस प्रकार जो स्टेट को अलग करने की बात है, यानी कि इस स्टेट मतलब हरियाणा को यहाँ से उठाकर दिल्ली में मिला दिया जाए या पंजाब में शामिल कर दिया जाए या पंजाब से यूपी में शामिल कर दिया जाए, तो ये सारी की सारी बातों पर कोई ध्यान क्यों देगा? क्योंकि बातें जो हैं वो देश की आज़ादी को लेकर चल रही थी। तो ये छुटपुट लेवल पर इस तरीके के काम हो रहे थे, ठीक है। 1925 से 1932 में ये बातें हुई। देश की आज़ादी के बाद पंजाब का एक हिस्सा, अब ये 1947 के आसपास की बातें हैं, क्योंकि 1947 के आसपास आपको पता है पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका था और हरियाणा किसका हिस्सा था? उस समय में पंजाब का ही हिस्सा था। तो आपको पता है देश में अब क्या होगा? उथल पुथल मचेगी। देश की आज़ादी के बाद पंजाब का एक हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। पूर्वी पंजाब कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया, तथा हरियाणा को पंजाब से अलग करके मांग बढ़ने लगी। मतलब अब क्या होने लगा? अब बड़े लेवल पर काम होगा। अब 1947 के बाद जो बातें हैं वो जोरों शोरों पर आग पकड़ने लगेगी कि हरियाणा को पंजाब से क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। लेकिन हरियाणा और पंजाब का मुद्दा अलग रहेगा। उससे पहले आपको पता है सबसे पहला स्टेट जो आपका है वो आंध्र प्रदेश जो है वो नया सबसे पहला स्टेट बना था। तो साउथ की तरफ आंदोलन और भी ज़्यादा तेज थे। हमारे पास तो अभी सिर्फ भाषाई आधार पर झगड़ा चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी बातें जो है वो थोड़ी सी ठंडी पड़ जाएंगी, क्योंकि देश जो है अभी अभी आज़ादी के लेवल से गुजरा था, अभी अभी उसने पार्टीशन को महसूस किया था, बहुत ज़्यादा नुकसान झेला था। आपको पता है आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका पंजाब ही रहा था, ठीक है। इसके बाद है 1948 में मास्टर तारा सिंह ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए अखबार में एक आर्टिकल छापा, जिसमें कौन सी अखबार थी? वो अजीत अखबार थी। बस इतनी सी बात रही थी कि हरियाणा को क्या कर दिया जाए? पंजाब से अलग कर दिया जाए। कब लिखा? 1948 में। किसके द्वारा? मास्टर तारा सिंह के द्वारा लिखा गया। 1948 के बाद 1949 में सच्चर समिति का गठन होता है और भीमसेन सच्चर की सरकार बनती है, ठीक है। सच्चर समिति में क्या कहा गया कि हरियाणा जो पंजाब है या जो हरियाणा है उसको क्या किया जाएगा? दो हिस्सों में बांटने की बात कही गई, ठीक है। एक आपका उसमें से पंजाबी भाषा वाली बेल्ट थी और एक हिंदी भाषा वाली बेल्ट थी। इसमें कहा गया कि जो ये हरियाणा जो पंजाब है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। पंजाबी बोलने वाले क्षेत्र में पंजाबी रहेंगे और हिंदी बोलने वाले क्षेत्र में हिंदी भाषी रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से डिवीज़न की बात कही गई, दो हिस्सों में बांटने की बात कही गई। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसके बाद 1947 से 48 में जीसी भार्गव क्या थे? सीएम थे। मैंने आपको बताया है 1948 में गांधी की डेथ हो जाती है और क्या होता है? देसी रियासतों का एकीकरण का जिम्मा किसके सिर आ जाता है? ये आपके पटेल के सिर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है और आपको पता है 1956 में सबसे पहला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश उभर कर सामने आता है। मतलब 1956 तक और बाकी जिले बन जाते हैं, बाकी राज्य बन जाते हैं और इस समय तक 1953 तक आंध्र प्रदेश जो है वो अपना अलग से स्टेट बनाने में कायम रहता है, ठीक है। इसके बाद है 3 सदस्य। अब ये जो हरियाणा है इसको बनाने के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन किया जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई है, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है 1953 में, है ना। जब 1953 में राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन होता है, इसके बाद ये जिम्मा दिया जाता है फजल अली को, फजल अली आयोग को। मतलब फजल अली जो थे ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इनको ये जिम्मा दिया गया था कि किस आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा और को कितने राज्य होंगे, कितनी यूनियन टेरिटरी होंगी।
जब फजल अली आयोग को इसका जिम्मा दिया गया तो फजल अली जो थे वो कहाँ पर आए, हमारे हरियाणा के रोहतक में आए थे। तो जब ये रोहतक में आए तो लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी थी, अपनी सारी बातें इनके साथ में शेयर की थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पर भाषाई आधार पर क्या चल रहा था, मतभेद चल रहा था। लेकिन जब ये फजल अली यहाँ से जाते हैं, सबकी बातें सुनकर जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई असर नहीं होता है। जब नई रिपोर्ट आती है 1956 में, तो उसमें 14 राज्य प्लस 6 यूटी बनते हैं, उसमें हरियाणा का नाम कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में हरियाणा को अलग नहीं किया। 1956 में राज्य पुनर्गठन के आयोग की रिपोर्ट आई और इन्होंने इसमें हरियाणा को अलग नहीं किया। हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी हरियाणा, अब क्या होगा, 1956 में रिपोर्ट आ गई, इसके बाद फिर से तेजी से क्या होने लगेंगे, अनशन होने लगेंगे, आंदोलन होने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी ऐसी बातें उठने लगी कि पंजाब से हरियाणा को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और इस मांग को सबसे पहली बार उठाने वाले कौन थे, संत फतेह सिंह थे। 1956 में संत फतेह सिंह ने क्या मांग उठाई कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, आमरण अनशन भी कर दिया। ठीक है, 1965 में क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो जाता है, वॉर हो जाता है, और वॉर होने के बाद में ये चीज़ें क्या हो जाती है, थोड़ी सी शांत हो जाती हैं। ठीक है, संत फतेह सिंह क्या करते हैं, आमरण अनशन करते हैं 1956 में। 1965 में क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाता है। ये एक बार जेल भी जाते हैं और फिर दोबारा से भी धरने पर बैठते हैं। तो 1965 में दोबारा से जब ये धरना कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाता है। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बातें हैं थोड़ी समय के लिए क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। ठीक है, 1966 में फिर से क्या होगा, अब ये जो युद्ध है ये शांत हो जाएगा और हरियाणा को बनाने की मांग फिर से क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ने लगेगी। 1965 में सरदार हुकुम सिंह जो हैं वो क्या बनेंगे, सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा। तो ये क्या होगा, 1966 में ये हरियाणा जो है वो क्या होगी, 70वीं स्टेट बनेगी। सरदार हुकुम सिंह जो है वो आदेश देंगे, एक तरीके से ऑर्डर देंगे कि हरियाणा को क्या कर दिया जाए, पंजाब से अलग कर दिया जाए। फिर एक कमेटी बनाई जाएगी 1965 में, जिसे शाह कमीशन के नाम से हम जानेंगे। शाह कमीशन में 3 सदस्य होंगे, जिसमें से एक होंगे MM फिलिप, एक होंगे S दत्त और तीसरे होंगे JC शाह। ठीक है, 1965 में क्या बनती है, शाह कमीशन बनता है और 1965 में सरदार हुकुम सिंह क्या कहते हैं कि हरियाणा को क्या कर दिया जाए, पंजाब से अलग कर दिया जाए, एक अलग से स्टेट बना दी जाए। अप्रैल 1966 में हरियाणा आए, मई 1966 में इन्होंने क्या दे दी, अपनी एक रिपोर्ट दे दी। ठीक है, अप्रैल 1966 में कहाँ आए हैं ये, हरियाणा आए, और मई 1966 में शाह कमीशन ने क्या सौंप दी, अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। सितंबर में रिपोर्ट जो है पेश की गई लोकसभा में, नवंबर में क्या होता है, हरियाणा का गठन भी हो जाता है। चंडीगढ़, अब यहाँ पर ये सवाल उठेगा, देखो अब सितंबर में रिपोर्ट भी आ गई, लोकसभा में पास भी हो गई, नवंबर में हरियाणा का गठन भी हो गया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था कि चंडीगढ़ को किसको सौंपा जाए, क्योंकि चंडीगढ़ पर हरियाणा भी अपना हक जमा रहा था और पंजाब भी अपना हक जमा रहा था। लेकिन जो एरिया है वो किसके अंडर आ रहा था, ये पंजाब के अंडर आ रहा था, यानी कि पंजाब की ज़मीन पर क्या था, चंडीगढ़ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब आज किसका पार्ट है, यानी कि पंजाब जो है वो किसकी टेरिटरी में आता है, तो चंडीगढ़ किसकी टेरिटरी में आता है, तो पंजाब की टेरिटरी में ही आता है। ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ किसी का भी नहीं है, ना हरियाणा का है ना पंजाब का है, वो क्या एक यूनियन टेरिटरी है। तो उसको यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे का मोटिव यही था कि ना तो उस पर हरियाणा अपना हक जताएगा, ना उस पर पंजाब अपना हक जताएगा, है ना। तो इसीलिए चंडीगढ़ को क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन पंजाब के जो प्रशासनिक कार्य थे, चंडीगढ़ के जो प्रशासनिक कार्य थे वो किसे सौंप दिए गए, पंजाब के हेड को सौंप दिए गए। जो पंजाब का गवर्नर होगा वो क्या संभालेगा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। और हरियाणा को कितना हिस्सा मिलता है पंजाब का, टोटल 35% हिस्सा किसके अंडर आ जाता है, हरियाणा के अंडर आ जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी मैंने इसको फिर से लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पर लिखे हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट, यानी कि हरियाणा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हरियाणा से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में आते आए हैं, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को हम जान लेते हैं। ठीक है, 1803 की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले सूरजींजन गांव की संधि होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है सूरजींजन गांव की संधि कब हुई है, 1803 में हुई है। इसके बाद 1809 से 10 में क्या होता है, हरियाणा जो है वो BIC के यानी कंपनी के अंडर आ जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाता है। इसके बाद 1832 में इसको पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया जाता है, यानी कि यूपी का हिस्सा बना दिया जाएगा इसको। 1857 की क्रांति में हरियाणा जो है किसका हिस्सा रहा था, मैंने अभी आपको समझाया भी था, तो ये यूपी का हिस्सा था, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ।
ठीक है, आ गया इतना समझ में? ये मैं आपको सारा बता चुकी हूँ। अब देखना आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद भी होती जाएंगी, आप उनको बहुत अच्छे से रिलेट करते जाएंगे। फिर 1858 में हरियाणा का विलय किसमें कर दिया गया? पंजाब में कर दिया गया। इसके पीछे का रीज़न मैंने बताया था। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत होनी थी, लेकिन ये कहाँ से होती है? यूपी से होती है। और इस बात की भनक किससे लग जाती है? अंग्रेजों को लग जाती है। तो अंग्रेज इसे उठाकर कहाँ पर रख देते हैं? पंजाब के साथ मिला देते हैं। 1925 में अधिवेशन होता है और इस मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। यहाँ पर हरियाणा को पीरजादा मोहम्मद हुसैन क्या कहते हैं कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में मिला दें? दिल्ली में मिला दें। बताया था ना इतना सब मैंने। फिर इसके बाद 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक होती है और हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही जाती है। 1928 के बाद, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना, 9 दिसंबर 1932 से मैंने एक एग्जाम दिया था, उसमें एज इट इज ये डेट पूछी गई थी कि देशबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कब उठाई थी, और एज इट इज यही डेट थी 9 दिसंबर 1932। उस टाइम पर मैंने इन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लाई थी, मुझे लगता था ये तो इतना तो कौन पूछेगा, है ना, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या हुआ? 9 दिसंबर 1932 को देशबंधु गुप्त ने हरियाणा को क्या किया? पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। लेकिन जब इन्होंने इसको अलग करने की मांग उठाई तो यहाँ पर क्या हो गई? विरोध शुरू हो गया। इस विरोध में क्या हुआ? इसके विरोध में कौन कौन आए थे? एक तो आर्य समाज नहीं चाहता था कि पंजाब को और हरियाणा को अलग किया जाए। हिंदू महासभा नहीं चाहती थी कि पंजाब और हरियाणा को अलग किया जाए। इसके साथ साथ जो आज का आपका संघ है, ठीक है, महासंघ या जनसंघ है, जो आज का आरएसएस है, जो आज की बीजेपी है, वो भी नहीं चाहते थे कि हरियाणा को क्या किया जाए? पंजाब से अलग कर दिया जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन 3 लोग थे जो इसके विरोध में थे? तो आर्य समाज इसके विरोध में था, हिंदू महासभा इसके विरोध में थी, और कौन इसके विरोध में चल रहा था? जनसंघ इसके विरोध में चल रहा था। ठीक है, आ गया इतना समझ में? आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगर 1946 की बात करती हूँ, 1946 में पट्टाभी सीतारमैया थे अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में हरियाणा को अलग मतलब इन्होंने भी क्या कहा था कि हरियाणा को क्या किया जाएगा? पंजाब से अलग किया जाएगा। और मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया भी है, 1949 में क्या आया था? सच्चर फॉर्मूला आया था। उस समय भीमसेन सच्चर की सरकार थी। उन्होंने क्या कहा था? 2 स्टेट मतलब 2 आधार पर भारत को बांट दिया था, मतलब सॉरी पंजाब को बांटा था, एक पंजाबी क्षेत्र के आधार पर और एक हिंदी क्षेत्र के आधार पर। 1956 में मैंने आपको बताया है 14 स्टेट्स बनती हैं और 6 यूनियन टेरिटरी बनती हैं। उस समय हरियाणा में प्रताप सिंह कैरो की सरकार थी, और जो ये सरकार थी क्या लेकर आई? क्षेत्रीय फॉर्मूला लेकर आई। भारत सरकार जो है, भारत सरकार ने क्या कहा कि हम हरियाणा और पंजाब को अलग नहीं करते हैं, लेकिन इसको ना भाषाई आधार पर बांट देते हैं। तो आपको पता है कि भाषाई आधार पर ये सारी बातें नहीं चलेंगी, है ना। तो इसमें भाषाई आधार पर बांटने के लिए इन्होंने एक जगह पंजाबी क्षेत्र में बांट दिया और एक जगह इसको हिंदी क्षेत्र में बांट दिया। यानी कि जहाँ पर पंजाबी बोली जाती थी उसको पंजाबी क्षेत्र में रख दिया, जहाँ हिंदी बोलने वाले थे उसे हिंदी क्षेत्र में रख दिया। तो इस प्रकार भारत सरकार ने हरियाणा को अलग स्टेट ना बनाकर इसको 2 भागों में डिवाइड करने की कोशिश की। तो इनकी ये कोशिश भी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चली। इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि क्षेत्रीय फॉर्मूला था क्या, या क्षेत्रीय फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें आती थी। ठीक है, आ रहा है समझ में जो मैं समझा रही हूँ? इतनी बातें समझ में तो आ रही होंगी जितनी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अब बात करती हूँ पंजाबी क्षेत्र की, पंजाबी क्षेत्र में जैसे होशियारपुर था, संगरूर था, तो जहाँ जहाँ पर पंजाबी बोली जाती थी, जहाँ जहाँ पर पंजाबी बोलने वाले ज़्यादा थे, उस क्षेत्र को किस में रख दिया? पंजाबी क्षेत्र में रख दिया। अब हिंदी क्षेत्र में जैसे आपका हिसार, रोहतक, करनाल, नारायणगढ़, महेंद्रगढ़, ये सब एरिया जो उस समय शिमला भी इसी में शामिल था। आपको पता होना चाहिए काफ़ी समय तक जो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, ये सारे एक ही थे। ठीक है, और ये जो हिंदी क्षेत्र बनाया गया, इसके जो मुखिया थे वो कौन बनाए गए? बलवंत तायल बनाए। ठीक है, इसके बाद कमेटी ने अपने सुझाव दिए 24 अक्टूबर 1956 को। यानी कि ये वो कमेटी थी जब राज्य पुनर्गठन आयोग का काम चल रहा था, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं किया जाएगा। 1957 में प्रताप सिंह कैरो जो है वो पंजाब के क्या बने? सीएम बने। और इस समय में ये जो योजना है ये क्या नहीं हो पाई? सफल नहीं हो पाई, जो कि भाषाई आधार पर बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद 1960 में मास्टर तारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद संत फतेह सिंह, देखो मैंने आपको बताया था 1956 में किसने अनशन किया था? फतेह सिंह ने अनशन किया था। अभी मैंने आपको बताया था ना, संत फतेह सिंह थे जो क्या बैठे थे? भूख हड़ताल पर बैठ गए थे कि वो जब तक कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, जब तक कि इसको अलग नहीं किया जाता। लेकिन उस समय क्या होता है, मास्टर फतेह सिंह जो है, इसके बाद मास्टर तारा सिंह आते हैं। मास्टर तारा सिंह इनका क्या तुड़वा देते हैं? फतेह सिंह का व्रत तुड़वा देंगे। यानी मास्टर तारा सिंह जो है ये भी क्या चाहते थे कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। तो मास्टर तारा सिंह को गिरफ्तारी हो जाती है इसी चक्कर में, और जब ये जेल से आते हैं, जेल से आते ही फतेह सिंह को क्या कहते हैं कि तुम क्या तोड़ दो? अपना व्रत तोड़ लो। और ये क्या करते हैं? फतेह सिंह का व्रत तुड़वा कर क्या करते हैं? खुद आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। कौन? मास्टर तारा सिंह।
और 48 डेज के बाद भी क्या करते हैं, खुद से ही अपना वर्क तोड़ देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनकी बदनामी भी होती है। लेकिन फिर संत फतेह सिंह जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो दोबारा से आते हैं। वो क्या कहते हैं कि पंजाबी सूबे की मांग करते हैं कि पंजाबी सूबा चाहिए, हमें पंजाब अलग चाहिए। ठीक है, अब ये तो नहीं है ना कि लोग सिर्फ हरियाणा को अलग करने की बात कर रहे थे, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो पंजाब को अलग स्टेट बनाना चाहते थे। इसलिए संत फतेह सिंह क्या कहते हैं कि पंजाबी सूबा बनाया जाए, यानी कि पंजाब को अलग कर दिया जाए, और जब तक इसको अलग नहीं किया जाता है मैं आमरण अनशन पर रहूँगा। लेकिन 1965 में क्या हो जाता है, पंजाब, पाकिस्तान और इंडिया का क्या हो जाता है, वॉर हो जाता है, और वॉर होने की वजह से ये थोड़े से शांत हो जाते हैं, यानी कि वो देश को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो इसके बाद 15 डेज़ के बाद ही मतलब आत्मदेह करने की इनको धमकी भी मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान का वो चल रहा होता है। और उस समय में जो शास्त्री जी क्या थे, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, उस समय क्या था, युद्ध वगैरह चल रहा था। तो फतेह सिंह अकाल तख्त के सामने ये व्रत रखने की घोषणा करते हैं, और इसके बाद आराम से फिर से ये सारी बातें चलने लगती है। अपने यहाँ भी अब क्या होगा, हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांगे जो है वो लोकसभा तक जाएंगी। तो इस समय जो है गृह राज्य मंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कैथल लोकसभा सीट से निर्वाचित थे ये, क्या नाम था, गुलजारी लाल नंदा। क्या थे उस समय, गृह राज्य मंत्री थे। इन्होंने भारतीय संसद के दोनों सदनों में क्या किया, संसदीय समिति के गठन की क्या की थी, घोषणा की थी। सरदार हुकुम सिंह जो थे वो लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे, यानी हुकुम सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था। तो हुकुम सिंह क्या थे, लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे। इन्होंने संसदीय समिति का गठन किया तथा सीमा आयोग के गठन की बात कही। सीमा आयोग का गठन क्यों किया जाता है, वो इसलिए होता है ताकि सीमाओं को क्या किया जा सके, निर्धारित किया जा सके, कौन सा कितना हिस्सा हरियाणा में जाएगा, कितना हिस्सा पंजाब में जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सीमा आयोग का गठन किया, और इसके साथ साथ 3 सदस्य कमेटी बनाई, जिसको नाम दिया गया शाह कमीशन, जिसमें MM फिलिप थे, S दत्त थे और JC शाह थे, है ना। उन्होंने जगह जगह जाकर घूमा, एक रिपोर्ट बनाई कि कौन सा एरिया किसके अंदर आएगा। 23 अप्रैल 1966 को हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर 3 सदस्यीय सीमा का गठन किया गया। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है 31 मई 1966 को। इन्होंने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब दी है, 31 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी। 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक आता है, और इसमें इस समय आपसे पूछा जाएगा तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया, उस समय देश के राष्ट्रपति और देश की प्रधानमंत्री कौन थी। तो राष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो क्या थे, देश के राष्ट्रपति थे, और इंदिरा गांधी उस समय नई नई हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी थी। शास्त्री जी की उसी समय में क्या हुई थी, डेथ हुई थी। ठीक है, राज्य गृह मंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे, जो कैथल लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित थे। आज आपको पता है लोकसभा की सीट कैथल नहीं है, लेकिन उस समय में कैथल जो है वो लोकसभा की सीट था। ठीक है, आर्टिकल 10 के अनुसार विधानसभा सदस्यों को बांट दिया गया। चम्मन सदस्य जो है, हरियाणा और पंजाब का जब गठन किया गया तो हरियाणा के हिस्से कितने MLA आते हैं, हरियाणा के हिस्से 54 MLA आते हैं। 1966 में कितने MLA थे, 54 MLA थे। और 1967 में 1 साल बाद ही जब ये खुद के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो कितनी सीटों पर इलेक्शन करवाते हैं, 81 विधानसभा की सीटों पर इलेक्शन कराते हैं। लेकिन इन सीटों की संख्या बढ़कर 90 कब होती है, 1977 में क्या हो जाती है, इसकी सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो जाती है। ठीक है, तो आज 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हो गया, और ये हरियाणा 70वां राज्य बना। ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो अभी मैंने आपको कंप्लीट हरियाणा के बारे में बता दिया कि हरियाणा राज्य का गठन कैसे होता है। आई नो आपके दिमाग में थोड़ी सी ऐसे चल रहा होगा कि पता नहीं मैंने क्या बताया है ना। तो अभी मैं आपको सारा सम अप करके बता देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या है। ईयर के थ्रू मैं आपको सम अप करके बताऊंगी, जिससे कि आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने दोबारा से भी आपको ये रीड कराया है, ठीक है, फुल डिटेल के साथ में। अब ईयर के थ्रू मैं आपको रिवाइज कराऊंगी ताकि आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये तारीखें जरूर याद रख लेना। 23 अप्रैल 1966 को कमेटी बनी है। 31 मई 1966 को सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 31 किसको दी है, भारत सरकार को दी है। कब, 31 मई को। और इसके बाद 18 सितंबर 1966 को विधेयक पारित हो जाता है, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हो जाता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब ये जो रिवीजन है ना हमारी लास्ट वाली, इसका मोटिव ये है कि अब ये कुछ भी आ जाए आप इसको भूलेंगे नहीं। सबसे पहले मैंने बताया 1803 में सूर्यंजन गांव की संधि होती है। 1809 से 10 में क्या होता है, BIC के अंडर हमारा हरियाणा आ जाता है। उसके बाद 1832 में इसको पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया जाता है। 1857 की क्रांति के समय हरियाणा किसका हिस्सा रहता है,
यूपी का हिस्सा रहता है, लेकिन 1 साल बाद 1858 में हरियाणा को किस में मिला दिया गया, पंजाब में मिला दिया गया। ठीक है, 1858 से लेकर 1925 तक कोई बात नहीं होती है। अब 1925 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पीरजादा मोहम्मद हुसैन क्या कहते हैं कि हरियाणा को किस में मिला दिया जाए, दिल्ली में मिला दिया जाए। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक में भी हरियाणा को अलग करने की बात कही जाती है। फिर 9 दिसंबर 1932 को देशबंधु गुप्त जो पानीपत के रहने वाले थे वो भी हरियाणा को अलग करने की मांग उठाते हैं। 1932 के बाद सीधा बात आ जाती है 1946 की, पट्टाभी सीतारामैया ने भारतीय भाषाई आधार पर मांग उठाई। 1956 अगर 1949 की बात करते हैं, 1 अक्टूबर 1949, तो भीमसेन सच्चर फॉर्मूला लेकर आती है सरकार। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, उसमें हरियाणा अलग नहीं होता है, अलग स्टेट नहीं बनाया जाता है, उसको पंजाब में ही रखा जाता है। 1956 में जब आपका राज्य बन जाते हैं तो उसमें 14 राज्य बनते हैं और 6 यूटी बनते हैं, उसमें हरियाणा का नाम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो भारत सरकार क्या करती है, एक क्षेत्रीय फॉर्मूला लेकर आती है। तो क्षेत्रीय फॉर्मूला के आधार पर भारत क्या वो मतलब इसको अलग से बांटने की कोशिश की जाती है। 1956 में एक पंजाबी क्षेत्र में डिवाइड कर देंगे, एक हिंदी क्षेत्र में डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल फेल हो जाता है, बिल्कुल भी पास नहीं होता है। 1956 के बाद इसी टाइम में संत फतेह सिंह जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे थे। फतेह सिंह भी क्या कर रहे होते हैं, अपने आमरण अनशन कर रहे होते हैं। 56 के बाद 65 की मैं बात कर लेती हूँ। तो 65 में यहाँ पर 1960 में क्या होता है, मास्टर तारा सिंह क्या करते हैं, 1960 में मास्टर तारा सिंह आते हैं और इनको क्या कहते हैं कि तुम अपना जो आमरण अनशन है उसको ख़त्म कर दो। मतलब जेल से वापस आते हैं 1960 में मास्टर तारा सिंह, तो फतेह सिंह को कहते हैं कि तुम अपना आमरण अनशन खत्म कर दो। उससे अपना आमरण अनशन खत्म करा के खुद क्या करते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और 48 डेज के बाद खुद ही उससे क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, है ना। 1965 के आसपास फिर से ये सारी बातें उठती हैं। संत फतेह सिंह फिर से आंदोलन करते हैं, इंडियन पाकिस्तान का वॉर होता है, संत फतेह सिंह अपने अनशन से हट जाते हैं। 65 के इस वॉर के बाद में 66 में ये बातें फिर से जोर पकड़ने लगती हैं। अब 66 में क्या होते हैं, अलग से क्या बन जाते हैं, कमीशन बनाए जाते हैं। ठीक है, 65 में राज्य गृह मंत्री कौन रहे थे, गुलजारी लाल नंदा रहे थे। इन्होंने भारतीय संसद के दोनों सदन में इसको अलग करने की मांग उठाई और अब ये मांग क्या होगी, बहुत ज़्यादा जोर शोर पकड़ने लगेगी। अलग अलग क्या किए जाएंगे, अब यहाँ पर जैसे सरदार हुकुम सिंह है, ये क्या करेंगे, सीमा आयोग के गठन की बात कहेंगे। 23 अप्रैल 1966 को क्या होगा, सीमा आयोग का गठन किया जाएगा और ये अपनी 1 महीने बाद 31 मई 1966 को क्या करेंगे, रिपोर्ट दे देंगे और 18 सितंबर 1966 को विधेयक पारित कर दिया जाएगा, कहाँ पर, लोकसभा में। और इसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है 17वां राज्य उभर कर सामने आएगा। आ गया इतना समझ में? जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं, क्या आपको उतनी बातें समझ में आई हैं जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जितना मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है? ये जितना टॉपिक है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, मैं आपको सारे इसी तरीके से अच्छे से समझा के ही पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आपका इसमें से कुछ रहे नहीं और सारे के सारे पॉइंट आपके इसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी हरियाणा के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चाहे मैं आपको हरियाणा की ज्योग्राफी कराऊँ, चाहे मैं आपको हरियाणा की हिस्ट्री कराऊँ, चाहे मैं आपको हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर कराऊँ, एक वीडियो पूरी इसकी मिलेगी। ठीक है, और फिर मैं स्टार्ट करूंगी हरियाणा का जिलेवार परिचय, जिसमें मैं एक दिन में 2 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, फिर मैं आपको हरियाणा की डेली प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगी। डेली एक प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में। ठीक है, तो ये आपके हरियाणा सीईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फिर चाहे आपका मान लो ये एस्टेट का एग्जाम है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों के ही लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखिएगा, इसको पहले इनके कंसेप्ट पढ़िएगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो इनके क्वेश्चन भी करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन में से हमेशा अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे ना, तो आप पेपर में जरूर फंसेंगे। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर इतने कर लो कि पेपर में देखते ही आप सिर्फ आंसर टिक करो, वहाँ पर फालतू का दिमाग ना लगाओ। फालतू का जितना भी दिमाग लगाना है वो यहाँ पर लगा लो। पेपर में क्या करोगे आप, पेपर में जाकर अपने सिर्फ और सिर्फ टिक 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 करते जाओ, और जब बाहर आओ तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके चेहरे पर कि हाँ मेरा तो पेपर पक्का पास है, मेरे तो इतने मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ये नहीं है कि बाहर आपके पेरेंट्स करे और आप मुंह लटका के बाहर आ रहे हैं, है ना। तो उनको भी कितना बुरा लगता है जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं ना, आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स को आपके चेहरा देखकर पता लग जाता है कि आपका पेपर कैसा हुआ है। आपसे ज़्यादा उन्हें चिंता रहती है कि आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमसे ज़्यादा मेहनत वो कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पीछे कोई और मेहनत कर रहा होता है, जिस चीज़ का रियलाइज़ हमें बाद में होता है। तो टाइम पर अगर इन चीज़ों का रियलाइज़ हो जाता है तो क्या होगा, मतलब आपको भी खुशी होगी और आपके उन बड़ों को भी खुशी होगी। तो इससे अच्छा आप अपनी अभी से पढ़ाई शुरू करें, अभी से पढ़ना शुरू करें, अभी से सारे टॉपिक करते रहें। जितने भी मैं आपको कराऊंगी मेरे साथ साथ वीडियोस भी करते रहेंगे तो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगी।
ठीक है, तब तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।